अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन टीवी। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कुल 5 ओशंस मौजूद हैं जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। इसके इतने बड़े रकबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि अगर दुनिया के कुल खुश्क इलाके को देखा जाए तो वो 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है। यानी कि दुनिया का कुल खुश्क इलाका ही पैसिफिक ओशन से छोटा पड़ जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी है एक ऐसे मछेरे की जिसने समुंदर में एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 438 डेज गुजारे। दरअसल इस मछेरे का नाम जोस सल्वाडोर एल्वरिंगा है, जिसने समुंदर के अंदर पूरे 438 डेज गुजारे, वो भी 7 फुट की एक छोटी बोट के साथ। लेकिन सबसे पहले हमारा ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर इतने गहरे समुंदर में जोस क्यों और क्या करने के लिए गया था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से शहर कोस्टा एजूल में एक मछुआरा रहा करता था। इसका नाम जोस था, जो कि 36 साल का था। ये एक प्रोफेशनल मछेरा था जिसको फिशिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक दोस्त के साथ समुद्री सफ़र पर निकला, जिस सफ़र में इनको समुद्र के अंदर 30 घंटे गुजारने थे। इसलिए इनके पास सिर्फ एक दिन का खाना मौजूद था और इनके पास एक बोट इंजन और एक रेफ्रिजरेटर मौजूद था, जिसके अंदर ये अपनी मछलियां स्टोर कर सकते थे। इसके अलावा इनके पास एक फ़िशिंग नेट और एक रेडियो भी मौजूद था, जिसकी मदद से ये मुसीबत की सूरत में एक टीम से राबता कर सकते हैं जो कि इनको आकर बचा लेगी। बेखबर जोज इस बात से नावाकिफ़ था कि ये जो सफ़र उसने अब शुरू किया है, ये पूरे 438 डेज़ के बाद ही जाकर ख़त्म होगा। अब जोज अपने दोस्त के साथ मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर चला गया था। इतनी दूरी पर जाने के बाद इन्होंने अपना फिशिंग नेट पानी में बिछा दिया ताकि ये मछलियां पकड़ सकें। लेकिन ऐन उसी वक्त इनकी बुरी किस्मत चमक उठी और समुंदर में एक तूफान पैदा हो गया, जिससे जान बचाने के लिए इन लोगों ने अपना नेट वहीं पर छोड़ा और कश्ती को तेज़ी से साहिल की तरफ दौड़ा दिया। ये लगातार 6 घंटे तक अपनी कश्ती चलाते रहे और आखिरकार सुबह के 7 बजे ये मैक्सिको के साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। अब इनको खुशी महसूस होने लगी कि इनकी जान बच गई है, लेकिन बदकिस्मती से ऐन उसी वक्त तेज़ हवाओं ने इनकी कश्ती को फिर से गहरे समुंदर में धकेलना शुरू कर दिया। ऐन उसी वक्त इन्होंने उस रेडियो का इस्तेमाल किया जो ये अपने साथ लाए थे। इन्होंने उसकी मदद से अपने बॉस को मैसेज भेज दिया ताकि वो एक टीम की मदद से इन्हें बचा ले। लेकिन बुरी किस्मत की वजह से इनके उस रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई और अब इनका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन उनके बॉस ने अपनी एक रिसर्च टीम की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन्हें जोस और उसका दोस्त कहीं भी ना मिले। तेज़ हवाओं की बदौलत अब जोस की कश्ती पैसिफिक ओशन की गहराइयों में पहुंच चुकी थी, जहां पर चारों तरफ पानी ही मौजूद था और पानी के अलावा किसी भी चीज़ का नामो निशान नहीं था। क्योंकि ये सफ़र 30 घंटे के लिए था, इसीलिए जोस और उसके दोस्त ने अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना ही रखा था, जो कि ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से इनको खाने पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भूख लगने की सूरत में ये उन परिंदों का शिकार किया करते थे जो कि इनकी बोट पर आके बैठ जाते थे। लेकिन असल मसला तो इनके लिए पानी का था, क्योंकि समुंदर के पानी में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज और सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, जिससे पीने की सूरत में ये बीमार पड़ सकते थे और इलाज ना मिलने पर इनकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। इसलिए जब कभी भी बारिश होती तो ये अपने छोटे फ्रीज़र में वो पानी स्टोर कर लेते और कई दिनों तक उसे पीकर अपना गुजारा किया करते। लेकिन अगर बारिश ना होती तो इस सूरत हाल में ये कछुओं और मछलियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाया करते थे, वो भी सिर्फ उसी सूरत में जब ये किसी कछुए या फिर मछली का शिकार कर लेते, वरना इन्हें कई दिनों तक प्यासा ही रहना पड़ता था। कई दिन और महीने गुजरते गए और जोस एल्वरिंगा का ये दोस्त ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और आखिरकार उसने 4 महीनों बाद सुसाइड कर लिया। अब जोस के पास बात करने के लिए भी कोई शख्स मौजूद ना था और वो इस समुंदर के वीरान इलाके में अकेला ज़िंदगी गुजार रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैप में देखा जाए तो जोस पैसिफिक ओशन के जिस हिस्से में मौजूद था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सुनसान और खामोश इलाका था। जोस अब पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जहां से कार्गो शिप्स भी बहुत ही ज़्यादा कम गुजरा करती थी। लेकिन खुशकिस्मती से इस वाक़े के 6 महीने बाद जोस के पास से एक कार्गो शिप गुजरी, जिसको देखने के बाद जोस के अंदर
زندہ رہنے کی امید ایک بار پھر سے جاگ اٹھی۔ جوز نے ہر وہ ممکن اشارے کیے جس سے وہ شپ پر موجود لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ سکے، لیکن بدقسمتی سے اتنی چھوٹی بوٹ پر کسی کا دھیان نہیں گیا اور وہ کارگو شپ جوز کو کراس کر کے آگے نکل گئی، جس کے بعد جوز کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے کئی مہینے بیت چکے تھے اور جوز نے اپنی چھوٹی سی بوٹ پر تقریباً 8,000 کلومیٹر سفر کر لیا تھا۔ اس دوران جوز کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے بال بھی کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ سورج کی گرم روشنی کی وجہ سے جوز کی جلد بھی جلنے لگی تھی۔ آخر کار جوز پر قسمت مہربان ہوئی اور 30 جنوری 2014 کے دن جب وہ اپنی بوٹ پر موجود تھا، اس نے سمندر میں کچھ ناریلوں کو تیرتے ہوئے دیکھا جو کہ پاس کے موجود آئلینڈ کے درختوں پر سے ٹوٹ کر سمندر میں گرے ہوئے تھے۔ یہ آئلینڈ کہیں مس نہ ہو جائے، اس ڈر سے جوز نے فوراً سمندر میں چھلانگ لگائی اور تیر کر اس آئلینڈ پر چلا گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا اور تھوڑا سا آگے جاتے ہی اسے وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جہاں پر اس آئلینڈ کا کیپر رہتا تھا۔ دراصل یہ مارشل آئلینڈز کا ایک ریموٹ آئلینڈ تھا جس کا نام ایبون اٹول تھا، جو کہ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر کہیں جوز سے یہ آئلینڈ بھی مس ہو جاتا تو اس کا اگلا سٹاپ فلپینز تھا، جو کہ یہاں سے 5,000 کلومیٹر مزید دور تھا۔ خیر اس کے بعد جوز کو اس کے گھر واپس پہنچا دیا گیا، لیکن مشکلات نے ابھی بھی اس پر اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ دراصل یہاں سے آزاد ہونے کے بعد جوز نے 438 ڈیز نامی ایک بک پبلش کی، جس کے بعد جوز پر اس بات کا الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے ساتھ سفر پہ موجود اپنے دوسرے دوست کا قتل کیا ہے، جس نے جوز کے مطابق سوسائیڈ کر لیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید انفارمیشنل اور مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل برین ٹی وی کو۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔